नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। राजस्थान विधानसभा का चुनाव बहुत सारे रंग, जो चुनाव प्रचार है बहुत सारा रंग देख चुका और आज शाम को प्रचार बंद हो गया है। 25 तारीख को राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। यहाँ पर सीटें 200 हैं, लेकिन जो चुनाव है वो 199 सीटों के लिए ही हो रहा है। मुख्य रूप से यहाँ जो टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। कांग्रेस लगातार महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरी है। वो अशोक गहलोत के जो काम है, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, शिक्षा, एमएसपी, किसान, नौजवान, बहुत सारे जो मुद्दे हैं, जो 5 साल काम किया है, कांग्रेस का जो चुनाव प्रचार है वो पूरी तरीके से उसी पर केंद्रित रहा है। हाँ, बीच बीच में जब बीजेपी ने कांग्रेस को हिंदुत्व की पिच पर लाने की कोशिश की तो उसका जवाब भी कांग्रेस पार्टी ने दिया। और समापन होते होते ये चुनाव राम मंदिर, बजरंगबली, मीराबाई, कृष्ण भगवान, दंगाई, आतंकवादी, हिंदू विरोधी, तुष्टीकरण, इसके इर्द गिर्द बीजेपी खींचकर लाने की कोशिश में लगातार लगी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अगर देखें तो 25 जनसभाएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, जो हिंदुत्व का एक तरीके से आइकॉन है। और बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि योगी की ज़्यादा से ज़्यादा जनसभाएं उन इलाकों में कराई जाएं जहां कुछ घटनाएं हुई हैं और वहां पर माइलेज पार्टी को अच्छा खासा मिल सकता है। नरेंद्र मोदी की 14 रैलियां हुई हैं, योगी ने 25 रैलियां की हैं विभिन्न इलाकों में। उत्तर प्रदेश से सटे इलाकों में योगी की ताबड़तोड़ रैलियां हुई। राहुल गांधी ने कुल 4 दिन प्रचार किया है, 11 रैलियां उन्होंने की। प्रियंका गांधी ने 5 और अमित शाह ने 14 रैलियां वहां पर की हैं। तो कुल मिलाकर जहां एक तरफ बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत के काम और उनके चेहरे को आगे रखकर काम कर रही है। यानी क्षेत्रीय छत्रप बनाम राष्ट्रीय नेता ये चुनाव नजर आ रहा है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ 9% मुसलमान और 12% गुर्जर। गुर्जरों के माना जाता रहा है कि वो बीजेपी के परंपरागत वोटर हैं, लेकिन 2018 के चुनाव में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की उम्मीदें कांग्रेस ने वहां बढ़ा दी थी। इस वजह से गुर्जरों का वोट बहुत जबरदस्त तरीके से सचिन पायलट को मिला था। और इस बार भी गुर्जरों का वोट हासिल करने के लिए प्रचार के दरमियान ही कल ही नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने गुर्जरों के सबसे बड़े नेता राजेश पायलट का अपमान किया था। उन्होंने ये कह दिया था कि भाई सोनिया गांधी के बाद अगर सोनिया गांधी नहीं बन सकती प्रधानमंत्री तो मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार हूँ। मोदी ने कई सभाओं में इस बात को कहा कि पायलट साहब का जो कसूर था वो यही था कि उन्होंने उस फैमिली को चुनौती दे दी थी। पायलट साहब ने तो खुद उसको भुगता, उनके बेटे को भी ये पार्टी निशाने पर रखे हुए है। ये बातें कहकर गुर्जरों की हमदर्दी बीजेपी ने लेने की कोशिश की है, लेकिन सचिन पायलट ने पलटवार उलटवार किया और उन्होंने कहा कि नहीं, कांग्रेस पार्टी ने मेरे पिता और मुझे एक अच्छा मुकाम दिया, एक अच्छा राजनीतिक करियर दिया, इसलिए मोदी जी को उसमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। घात प्रतिघात लगातार। ये चुनाव से पहले राजेंद्र गुढ़ा जो उनकी सरकार में, गहलोत की सरकार में मिनिस्टर थे, वो एक तरीके से बगावत करते हैं, बागी होते हैं। लाल डायरी की बात आती है और उस लाल डायरी के पन्ने, इतना वक्त जब ये विवाद हुआ था काफ़ी 5-6 महीना हो गया, 7 महीना, अब उसके पन्ने आज जाकर खुले हैं लाल डायरी के। आज तारीफ करनी होगी रणनीति की कि किस तरीके से कांग्रेस को वहां घेरने की कोशिश की जा रही। उस लाल डायरी के पन्ने में गांधी परिवार का भी नाम सामने आया। प्रियंका गांधी के पीए, तमाम रिश्तेदार, किसी सोनिया गांधी के किसी भाई, इन तमाम लोगों का उस लाल डायरी में जिक्र है। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि ये जो लाल डायरी प्लांट की गई है, अमित शाह ने इसको प्लांट किया है और वही इसे एक मुद्दे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान की जनता जानती है
कि हमने कितने काम किए और लाल डायरी की हकीकत क्या है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने नो डाउट बहुत बेजोड़ मेहनत वहां पर की है और बहुत सारे परिस्थितियां भी वहां समझ में आ रही हैं। हर बार सरकार वहां बदलती रही है, ऐसा रिवाज है, लेकिन अशोक गहलोत इस बार कह रहे हैं कि रिवाज बदलेगा और उनका राज कायम रहेगा। क्या ऐसा होगा? मंथन में बड़ा सवाल। तमाम राजनीतिक विश्लेषक या यूं कहें कि सैफोलॉजिस्ट इस बात को कह रहे हैं कि ये चुनाव मुद्दा विहीन नहीं है, पांचों राज्यों का मुद्दा विहीन चुनाव नहीं है। जाने माने सैफोलॉजिस्ट यशवंत देशमुख को मैंने कहते सुना कि वो कह रहे हैं कि भाई ये कोई मान ले, ये कोई कहे कि ये चुनाव खाली राजस्थान का नहीं, पूरे जो पांचों राज्यों का चुनाव हो रहा है या जो अब तक जहां तक वोट पड़े हो, मुद्दा विहीन नहीं है। मुद्दे एक चक्री की तरह घूम रहे हैं और मतदाता राजनीतिक ध्रुवीकरण कर चुका है। यशवंत देशमुख ये मानने को तैयार नहीं है कि कोई धार्मिक पोलराइजेशन हो रहा है, सांप्रदायिक पोलराइजेशन हो, नहीं, वो कह रहे हैं पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो रहा है। अगर पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो रहा है तो वास्तव में ये तो मुश्किल की बात होगी, मुझे लगता है, क्योंकि बीजेपी का जो सवाल है वो सिर्फ पूरा उसका कैंपेन हिंदुत्व के इर्द गिर्द ही रहा है। और कन्हैया लाल के जो टेलर थे, कन्हैया लाल के मर्डर की घटना, हनुमान मंदिर तोड़ने की घटना, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी का शो जो जयपुर में हुआ, रोड शो, वो सांगानेरी गेट से लेकर उसी इलाके में हुआ जिस हनुमान मंदिर में विस्फोट हुआ था 2008 में। और 2008 से लेकर नरेंद्र मोदी जब जिस वक्त ये विस्फोट हुआ था, वसुंधरा राजे की सरकार थी, उसके बाद 5 साल फिर सरकार आई और कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही कि भाई इतने दिन हो गए, 2008 के मुद्दे को 2023 में आपको इस्तेमाल करना पड़ रहा है। उस 90 लोग उस घटना में, बम विस्फोटों में, जवेरी बाजार की जो घटना हुई थी वहाँ मारे गए थे और हनुमान मंदिर में बहुत सारे लोग मारे गए थे। नरेंद्र मोदी उसी हनुमान मंदिर के सामने से निकले, उन लोगों से भी उन्होंने अभिवादन किया, मिले जुले, जिन लोगों के परिवारों को लोग उस घटना में मारे गए थे, उन पुजारियों से भी मिले, उन पुजारियों को भी बाकायदे उस वक्त वहाँ शो के दौरान, नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान वहाँ रखा गया था। तो कुल मिला के बीजेपी की मंशा पूरी तरह साफ है कि वो किस पिच पर चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन प्रचार खत्म होते होते पनौती वाला मसला राहुल गांधी ने उठा दिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राहुल गांधी को पनौती वाले मसले पर एक नोटिस भी दे दिया। भारतीय टीम की हार के बाद राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को पनौती कह दिया। हालांकि पनौती शब्द इस वर्ल्ड कप के फाइनल मैच से काफ़ी पहले से ट्रेंड हो रहा था, लेकिन कुल मिलाकर ये परिस्थितियां रही। अगर राजनीतिक स्थितियों की बात करें तो एक चीज़ राजस्थान में बड़ी महत्वपूर्ण रही है कि कांग्रेस जब जब जीतती रही है तो बहुत प्रचंड जीत कांग्रेस की नहीं होती रही। कांग्रेस सरकार बनाती रही है, कंफर्टेबल मेजॉरिटी रही, लेकिन प्रचंड नहीं। लेकिन इसके उलट अभी हाल के 10-15 सालों के अंतर्गत देखे, 20 सालों के अंतर्गत, तो भारतीय जनता पार्टी जब जब आई है प्रचंड बहुमत के साथ में आई है। कांग्रेस कभी 21, कभी 56, कभी 57, कभी 62 पर सिमट गई है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि इस बार ऐसी स्थिति नहीं होने वाली। बीजेपी को एज है, बीजेपी बहुत करीब हो सकती है बहुमत के, लेकिन कांग्रेस की स्थिति परखच्चे उड़ जाने वाली नहीं होगी कि उसका तंबू कनात उखड़ गया। जो अभी तक होता रहा है, जब कांग्रेस सत्ता से जाती रही राजस्थान में तो उसका तंबू कनात उखड़ जाता रहा है। तो वैसी स्थितियां इस बार राजनीतिक विश्लेषक और सैफोलॉजिस्ट वैसी स्थितियों को देख नहीं रहे हैं और इसकी बड़ी वजह अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत ने कई अवसरों पर ओबीसी कार्ड भी खेलने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी भी इस बात को कहते हैं। जातीय जनगणना की बात की कि भाई जातीय जनगणना हम कराएंगे। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, एक तरीके से लोगों को सिलेंडर देना, तमाम सुविधाएं देना। बीजेपी ने भी बहुत सारी नियामतें और सहूलियतें देने का वादा अपने घोषणा पत्र में किया है। और राम मंदिर की बात वो कर रहे हैं, राम मंदिर का मुद्दा काफ़ी उठाया गया। आज जब प्रचार खत्म होते होते बीजेपी के जो राष्ट्रीय बीजेपी फॉर इंडिया का जो ट्विटर हैंडल है, उसका जो कवर पेज है, एक तरीके से उसके पीछे अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का मॉडल लगा दिया गया। तो कांग्रेस भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस पार्टी ने हनुमान जी की गदा के साथ राहुल गांधी का एक पोस्टर अपने उसमें लगा दी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसके पीछे आप बहुत देख रहे हैं राम मंदिर, और इधर
कांग्रेस पार्टी का ये ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल अब कहिए इसको, ट्विटर नहीं रहा ये अब। एलोन मस्क साहब ने इसका नाम बदल दिया। उनकी घर की खेती है, चाहे एक्स रखें चाहे वाई रखें। लेकिन राहुल गांधी को हनुमान जी की तरह इसके बाद फिर एक बार नए सिरे से फिर घात प्रतिघात और वार पलटवार शुरू हो गया। ये कहा गया कि भाई अब ये तो राम का अस्तित्व ही नहीं मानते थे, अब गदा लेने से क्या काम चलेगा, है ना। तो सवाल ये है कि क्या हनुमान जी का आशीर्वाद जिस तरीके से वहाँ वो कह रहे थे कर्नाटक में, मोदी ने हनुमान जी के अपमान का मुद्दा उठाया और कांग्रेस को लाभ मिला, क्या यहाँ भी उस तरह की स्थितियाँ होने वाली हैं? क्या इस तरह का लाभ कांग्रेस पार्टी को यहाँ मिलेगा? ये बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन शाम होते होते प्रचार खत्म, शाम 6 बजे राजस्थान में प्रचार खत्म हुआ, लेकिन उससे पहले प्रचार खत्म होने के अंतिम क्षणों में नरेंद्र मोदी कान्हा की नगरी मथुरा जा पहुंचे और मौका था मीराबाई, संत मीराबाई जो भगवान कृष्ण के भजन गाती थी, उनकी प्रेम में वो लीन रहती थी, मीराबाई के 525वें जन्म शती समारोह का। वहाँ हेमा मालिनी के भी मौजूद थी, वहाँ के सांसद, और उन्होंने मीरा पर नृत्य नाटिका भी प्रस्तुत की। लेकिन इससे पहले नरेंद्र मोदी वहाँ गए, श्री कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन किया और माथा टेका, और उसके बाद जो उन्होंने बहुत सारी बातें कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है। विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाई जो हमारी सांस्कृतिक विरासतें हैं, चाहे काशी, मथुरा, अयोध्या, उज्जैन, विंध्यवासिनी, इनके लिए सरकारों ने काम नहीं किया, अब हम कर रहे हैं। वो संकेत दे गए कि बीजेपी 2024 का जो ताना बाना बुनेगी, अब चूंकि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, काशी में ज्ञानवापी का विवाद कोर्ट में है और काशी कॉरिडोर बन चुका है, तो अब मथुरा श्री कृष्ण जन्म स्थान और उसके इर्द गिर्द का मसला, सुंदरीकरण या बहुत सारी चीजें, अयोध्या जैसा जो कॉरिडोर है उसको बनाने की बात वो करते हैं और संकेत देते हैं। ये भी वहाँ मांग थी कि मथुरा को दिल्ली एनसीआर में शामिल किया जाए, एनसीआर रीजन में एक कोई मोनो या मेट्रो ट्रेन चलाई जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने मीरा और कृष्ण को, उन्होंने कहा कि भाई हम तो सदैव से कृष्ण के भक्त रहे हैं, कृष्ण जब मथुरा से द्वारका गए तभी द्वारकाधीश कहलाए, और मीरा भी अपनी तपस्या वहीं द्वारका में ही करती रही। तो उन्होंने मीरा और कृष्ण को जोड़कर एक तरीके से राजस्थान के चुनाव को भी संकेत और संदेश दिया। नरेंद्र मोदी बहुत चतुर राजनेता हैं, संकेतों से बहुत सारी बातें कहते हैं और उनके संकेतों को इस देश की जनता समझती भी है। जिस वक्त छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में वोट पड़ रहे थे, नरेंद्र मोदी झारखंड में आदिवासियों के बीच में थे, वहां से भी संदेश और संकेत, और गुजरात में भी, जहां भी इस तरह का होता है वो करते हैं। शायद भारत का कोई पहला प्रधानमंत्री होगा नरेंद्र मोदी के रूप में जो श्री कृष्ण जन्म स्थान पर गए, प्रधानमंत्री के रूप में दर्शन किए। हालांकि 32 साल पहले नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में, राष्ट्रीय महासचिव संगठन के रूप में वो वहां संघ के कार्यक्रम में जा चुके हैं। तो मथुरा से एक संकेत राजस्थान के लिए, और जो मथुरा से सटी राजस्थान की जो सीटें हैं, इलाके हैं, 10-12 सीटें हैं, उनमें 10 सीटें, 12 में 10 सीटें पिछली दफा 2018 में कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। मोदी का संकेत देने की ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। अब लाल डायरी से मामला शुरू हुआ और लाल कपड़े तक आ गया। अमित शाह ने कह दिया कि अशोक गहलोत जी के सामने लाल कपड़ा पहनकर मत चले जाइएगा, वो सांड की तरह भड़क जाएंगे। अमित शाह को सुनिए। यहां लाल कपड़ा पहनकर आए हैं, भैया गहलोत की सभा में मत जाना, लाल कपड़ा देखकर गहलोत जी सांड की तरह विफर जाते हैं। मालूम है ऐसा क्यों होता है? मालूम है क्योंकि उनको लाल डायरी से डर लगता है, लाल डायरी से डर लगता है। लाल डायरी में इनके भ्रष्टाचार के सारे कारनामे हैं और हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार गहलोत सरकार ने करा है। पनौती वाला राहुल गांधी का बयान ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर। जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग और जो यूं कहें कि चटकारे लेकर देखा पढ़ा सुना जा रहा है, और राहुल गांधी का पनौती वाला बयान है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राहुल गांधी को नोटिस भी दे दिया है इस तरह की बातों को लेकर कि भाई आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते। अमित शाह को भी क्या नोटिस देगा, क्योंकि वो सांड कह रहे हैं अशोक गहलोत को, वो भी एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ये सवाल उठेगा।
पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती। अब अगर एक तरफ देख लें दोनों दलों का घोषणा पत्र, उसमें क्या क्या वजन है, क्या है, जनता, जाहिर सी बात है कि जनता तोल मोल कर देखेगी किसका क्या घोषणा पत्र है। दोनों घोषणा पत्र कांग्रेस और बीजेपी की आपकी स्क्रीन पर हैं। किसानों के लिए जो उन्होंने कहा है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, एमएसपी लागू करेंगे, चिरंजीवी बीमा योजना को 25 से 50 बढ़ा दिया गया है, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों घरेलू सिलेंडर वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी करे 450 में देंगे, सब्सिडी और गरीब लोगों को काफ़ी, जो गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को हर साल 1200 रुपये देंगे। इसी तरीके से 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, राज्य में हुए विभिन्न घोटालों की जांच कराई जाएगी, ये बीजेपी कह रही है। गैस सिलेंडर कांग्रेस भी करीब 500 रुपये में अभी मिल रहा है, वो 400 रुपये में दिया जाएगा। एम्स और आईआईटी के तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाएंगे, ये बीजेपी कह रही। बहुत सारी लंबी लंबी बातें हैं दोनों दलों के जो चुनावी घोषणा पत्र हैं, लेकिन मनरेगा, इंदिरा गांधी शहरी विकास योजना, 5 साल में 2.5 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी, बीजेपी के हैं। बहुत लंबी फहरिस्त है चुनावी वादों की, और वास्तव में अगर देखा जाए तो ये चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं जब मतदाता वोट डालने जाता है तो वो इन चीज़ों का ख्याल जरूर रखता है। तो ये घोषणा पत्र आपके सामने था, और बहुत सारी आपने पढ़ा भी, लिखा, सोचा भी होगा, समझा भी होगा, और राजस्थान के मतदाता वोट डालेंगे। वास्तव में अगर तमाम राजनीतिक विश्लेषकों की बात करें तो वो इस बात को तो कह रहे हैं बीजेपी का पलड़ा भारी है, लेकिन वो ये नहीं करेंगे कोई आंधी वांधी चल रही, जैसे कभी 13 में चल गई थी या उससे पहले चल गई थी, उस तरह की आंधी बीजेपी की ये आने नहीं है। बीजेपी में ज़्यादा तोड़फोड़ है, ये बातें कही जा रही हैं। हालांकि कांग्रेस में पायलट और गहलोत खेमा कितना जेल कर पाया, ये भी बड़ा सवाल है। आज हमारे साथ मंथन में शामिल होने के लिए 3 मेहमान फिलहाल अभी जुड़ गए हैं। रमेश सर्राफ साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, राजस्थान से जुड़े हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। एकता अग्रवाल जी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है, राजस्थान से हमारे साथ जुड़ी है। एकता जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता रीता चौधरी जी हमारे साथ जुड़ी है। रीता जी, बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, संपादक आलोक भदौरिया जी भी दिल्ली से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। वास्तव में राजस्थान का जो मोर्चा है वो बड़ा ज़बरदस्त है। मुझे लगता है कि मंथन की शुरुआत हम रमेश सर्राफ साहब से करेंगे, और रमेश सर्राफ साहब के पास आएंगे क्योंकि वो राजस्थान में हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने चुनाव को देखा होगा, बहुत करीब से। रमेश जी, प्रचार का जो वक्त था वो खत्म हो चुका। मथुरा से लेके मीरा तक और राम से लेके हनुमान तक कहीं गदा चल रही है, कहीं ये बताया जा रहा है कि भाई मीरा, और जब अगर द्वारका नहीं जाते तो द्वारकाधीश ही नहीं होते हो। तो बहुत सारे कनेक्शन प्रधानमंत्री ने कहा मथुरा में आज कि भाई हमारा तो मथुरा से बहुत पुराना कनेक्शन है, आदिकालीन, और प्रधानमंत्री पूरे देश से उनका कनेक्शन है, क्योंकि वो जहां जाते हैं कोई ना कोई कनेक्शन निकाल जरूर लेते हैं। और ये एक चतुर और बेहतरीन नेता की खसूसियत है, विशेषता भी है। मैं उनकी तारीफ करता हूं लगातार प्रधानमंत्री जी की, कि उनका ये अंदाज बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा अपीलिंग है। तो अगर मैं समझ पा रहा हूं रमेश जी, बीजेपी कुल मिलाकर जिन मुद्दों पर अशोक गहलोत की सरकार को घेरना चाहिए था, मुझे लगता है 4 साल तो वो बिल्कुल गहरी निद्रा में थी। 1 साल से थोड़ा सक्रिय हुई, तो जिन मुद्दों पे, जिन पर वो लाल डायरी, पीली डायरी, नीली डायरी कह रहे हैं, अब तक मुझे लगता है अशोक गहलोत को उनको बंद कर देना चाहिए था, ये उठाकर जेल में, और वो चुनाव लड़ने लायक ही ना बचते, उनके बेटे को उठा के बंद कर देते।
लेकिन वो पन्ने आज खुल रहे हैं उसमें कहा जा रहा है गांधी परिवार का भी नाम दर्ज है, ये दर्ज है, वो दर्ज है। जो भ्रष्टाचार का मुद्दा या जो अन्य जो घटनाएं हुई, जैसे कन्हैयालाल की हत्या, हनुमान मंदिर पर बुलडोजर चला देना, शिव मंदिर को ड्रिल कर देना, 2008 में जो सांगानेरी गेट जयपुर का मंदिर जो हनुमान जी का था उसमें बम विस्फोट, 2008 के मुद्दे निकालकर बीजेपी को लाने पड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि क्या बीजेपी अशोक गहलोत को मूल मुद्दों पर नहीं घेर पाई जिन पर वो असफल रहे? और वास्तव में क्या स्थिति, क्या परिस्थिति, चुनाव आज आप किस तरफ देख रहे हैं? चुनाव स्थिर है? जैसे अभी एक राजनीतिक विश्लेषक से मेरी बात हो रही तो वो कह रहे थे कि मतदाता चक्री की तरह घुमा रहा है मुद्दों को। क्या हकीकत है, क्या फसाना है? रमेश जी, देखिए, राजस्थान में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इसके अंदर कांग्रेस की तरफ से पूरे चुनाव की कमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने संभाल रखी है। राजस्थान में कांग्रेस 2018 में जब सरकार बनाई थी, उसी समय से अशोक गहलोत व सचिन पायलट का आपसी झगड़ा प्रारंभ हो गया था। बीच के अंदर कोरोना का पीरियड आया, इसलिए सरकार का गहलोत जी को 1 साल काम करने का समय भी उनका बेकार चला गया। उसके बाद सचिन पायलट का जो गुड़गांव मानेसर का प्रकरण हुआ, उसके कारण सरकार जो राजस्थान की थी वो लंबे समय तक बाड़ेबंदी में रही। गहलोत जी मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन उनके पास बहुत अधिक पूरा बहुमत नहीं था, इसलिए उन्होंने निर्दलीयों सहित दूसरे दलों के विधायकों से भी समर्थन लिया। उनसे समर्थन लेने के एवज में उनको उन विधायकों को कई तरह की जायज नाजायज छूट देनी पड़ी, और कई जगह तो ऐसी स्थिति आई जहां कांग्रेस का विधायक प्रत्याशी पराजित हो गया था और वहां पे निर्दलीय या दूसरे दलों के जीते हुए लोग वो सरकार के साथ आ गए और वो सरकार से अपने समर्थन की कीमत वसूल करने लग गए। उससे एक जनता के अंदर सरकार के प्रति गलत मैसेज गया और जनता को लगा कि हमने बीजेपी वसुंधरा राजे सरकार की को हटाकर कांग्रेस की सरकार बनाई है, लेकिन कांग्रेस की सरकार भी हमारी जो अपेक्षाएं थी उनको पूरा नहीं कर पा रही है। कांग्रेस सरकार के लोग, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो आपसी झगड़े में ही फंसे हुए हैं और जनता का काम नहीं हो रहा है। ऐसे 3-3.5 साल का समय निकल गया। उसके बाद जब चुनाव नजदीक आने लगे तो गहलोत जी को कांग्रेस आला कमान ने कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर दिल्ली भेजने का प्लान बनाया, लेकिन गहलोत जी ने राजस्थान छोड़ने से इनकार कर दिया। 25 सितंबर 2022 की घटना राजस्थान में कांग्रेस के लिए जो हुई थी वो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। उस घटना से कांग्रेस का जो मैसेज था वो अच्छा नहीं गया। गहलोत जी के विधायकों द्वारा कांग्रेस आला कमान को भी सीधे रूप से चुनौती दी गई थी, जो आज तक कभी नहीं हुई थी। उसके बाद फिर भी गहलोत जी मुख्यमंत्री बने रहे, और जब वो मुख्यमंत्री बने रहे तो उनके समझ में आ गया कि अगला चुनाव जो है वो हमें ही लड़ना है और मुझे ही लड़ना है। उसके बाद उन्होंने चुनाव की अलग अपने तरीके से तैयारियां शुरू की। उन्होंने एक चुनाव की एजेंसी डिजाइन बॉक्स को हायर किया, जिसको दिशा निर्देश के ऊपर सब सरकार के विज्ञापन के प्रोग्राम, सरकार की छवि बनाने के प्रोग्राम चलने लगे। मीडिया के अंदर उस कंपनी के द्वारा बनाए गए प्रोग्राम चलने लगे और धीरे धीरे गहलोत जी ने इस तरह की भूमिका बनानी शुरू कर दी कि भाई मेरा और पायलट का झगड़ा अब नहीं है, हम लोग मिलकर सरकार बनाएंगे। उन्होंने महंगाई राहत के नाम पर राजस्थान में कैंप लगाए। उन कैंपों में लोगों को लाया गया रजिस्ट्रेशन के नाम पे कि भाई जो रजिस्ट्रेशन कराएगा उनको ही लाभ मिलेगा, इसलिए लोग कैंपों में गए भी और कई चीजों में जनता को फायदा भी हुआ। उसका असर क्या हुआ, बस मैं ये जानना चाहता हूं। ये तो लंबी कथा काया है, अशोक गहलोत और पायलट की लंबी कथा काया है। रमेश जी, कुछ असर पड़ा, नहीं पड़ा, क्या क्या आज की परिस्थिति स्थिति क्या नजर आ रही? बहुत कम शब्दों में, फिर मुझे ब्रेक पर जाना होगा। गहलोत जी ने जो शुरू किया महंगाई राहत कैंप, वो बहुत देर से शुरू किया। जितना लोगों को लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, 2-3-4 महीने ही लोग उसका लाभ मिल पाए हैं। अब यदि सरकार बदल जाती है तो योजनाएं भी बदल जाएगी। यदि गहलोत जी को जनता को लाभ देना था तो शुरू से देते तो लोगों को ज्यादा असर होता। ठीक है, मैं मुझे एक ब्रेक पर जाना होगा, मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूं। ब्रेक से लौटूंगा तो बहुत सारे सवाल हैं। वास्तव में क्या स्थिति, क्या परिस्थिति, बहुत सारी, अब जो बीत गया वो बात गई। अब
आज की स्थिति क्या परिस्थिति है, इस पर मुझे लगता है आज बहुत महत्वपूर्ण बात होने वाली है मंथन में। ब्रेक से लौट आए, सीधे रुख करेंगे आलोक भदौरिया जी का, वरिष्ठ पत्रकार संपादक दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक जी, एक ओपनिंग कमेंट, राजस्थान के चुनाव को लेकर क्या आपके पास फीडबैक है, क्या स्थिति, क्या परिस्थिति है? धन्यवाद दुर्गेंद्र जी। महत्वपूर्ण चीज ये नहीं है कि मेरे पास फीडबैक क्या है, महत्वपूर्ण ये चीज है कि विमर्श किस स्तर पे नीचे चला गया है, और ये नीचे जाना ये बताता है कि अब घबराहट कितनी है। ये शुरुआत हुई थी, किसी व्यक्ति को महाज्ञानी कहा गया था, किसी को मूर्खों का सरदार कहा गया था, और ये माइक पे कहा गया था। देश की सर्वोच्च ताकतवर पद पर बैठने के, जो देश को चलाने वाला पद है, उस पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए ये माइक पर बोलना शोभा नहीं देता। ये हो सकता है कि चाहे तो वो भाजपा के कार्यकर्ताओं की एक अंदर बैठक होती, या दीनदयाल उपाध्याय में जो भाजपा का जो मुख्यालय है वहां बैठकर बात कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। आपने वो शुरुआत करी, फिर उसके बाद वो मामला कहाँ बढ़ता चला गया। अब तो राहुल गांधी को नोटिस आ गया, ये सब आ गया। मैं इसको इस तरीके से देखना चाहता हूँ, पूरे घटनाक्रम को। एक घबराहट है। आपने राजस्थान का ये बात किया, तो राजस्थान में सबसे पहले एक सांप्रदायिक वाली एक घटना को लेते हुए, जो विशुद्ध तौर पर आपराधिक घटना थी, उस घटना को लेकर सबसे पहले सवाल खड़ा किया गया था। पहली मीटिंग में वो किया गया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ध्रुवीकरण की जो कोशिश थी वो सफल हो पाई, नहीं हो पाई। अब दूसरे नंबर पर जब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश नहीं हो पाई, तो एक दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड चल दिया गया कि राजेश पायलट की गलती की सजा, या राजेश पायलट की कोशिशों की सजा उनके बेटे को दी जा रही है। जी, ये तो बेहद अजीब है। ये मतलब ये आखिरी इनका एक हथियार था, जो ब्रह्मास्त्र था भाजपा के जो तर्कश में, वो उन्होंने चल दिया। ये दोनों घटनाक्रम और ये बयान ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं एक विश्वास में कुछ कमी है, कुछ दरक तो रहा है। अब वो ये है कि किसी भी तरीके से भागते भागते, एक वो मुहावरा है ना, मैं मुहावरा नहीं बोलना चाहता क्योंकि आजकल पता नहीं भारतीय जनता पार्टी किस मुहावरे पर नोटिस पकड़ा दे, तो एक वो है कि वो कुछ एक है, पकड़ने वाली बात है वो, मैं उसको नहीं बोलना चाहता पूरा। तो ये है कि किसी भी तरीके से चुनाव में कुछ अपने पैर जमा लिए जाए, इसको थोड़ा शालीनता से बोलते हैं, संसदीय तरीके से। तो क्या जो भारतीय जनता पार्टी की जो हवा थी, आज से 1 महीने पहले जो हवा थी, वो जो स्थिति ये थी कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में दमदार प्रदर्शन की तैयारी में है जी। तो लेकिन वो दमदार प्रदर्शन, क्या कहीं कुछ उसमें कोई कोर कसर रह गई है? जो प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च जो पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, इसमें थोड़ा सा शक लगता है, इनके विश्वास में मुझे कमी लगती है। मेरा प्राथमिक कमेंट। जी जी, मैं एकता अग्रवाल की तरफ रुख करूंगा। एकता जी, आपकी पार्टी का मैंने टोटल कैंपेन देखा और सभी ने देखा, आपने खुद वो कैंपेन किया भी होगा। कुल मिलाकर घूम फिरकर कन्हैयालाल, 2008 की जो विस्फोट, सांगानेरी गेट, हिंदुत्व, मंदिर में ड्रिल बुलडोजर, इसी के इर्द गिर्द ज्यादा रहा। 70% पार्ट ये रहा और 30% में आपकी लाल डायरी और साड़। अमित शाह साहब ने कहा कि अशोक गहलोत के सामने मत पहन कर जाइए कपड़े, नहीं साड़ की तरह वो भड़क जाएंगे। और जो रही सही कसर पनौती ने पूरी कर दी, कांग्रेस के नेता ने, राहुल गांधी ने कह दिया। एक तो आलोक जी ने कहा कि स्तर बहुत गिर गया, हम किसी दल विशेष की उन्होंने बात नहीं की, पूरी तरीके से दोनों तरफ की स्थितियां यही रही कि अगर कोई किसी चुने हुए मुख्यमंत्री को साड़ कह रहा है तो कोई प्रधानमंत्री को पनौती कह दे रहा है, तो मतलब कोई छोड़ नहीं रहा है कुछ भी। कहीं सब बिल्कुल जो मर्यादाएं थी, लोकतांत्रिक मर्यादाएं थी, वो खत्म है। अब उन पर बात करना मुझे लगता है हम लोगों को भी छोड़ देना चाहिए कोई, और हम लोग भी कम नहीं, हम लोग भी कुछ ऐसी हरकतें करते रहते हैं, हमारी बिरादरी हम लोग, कि अब कोई सारे लोग कटघरे में हैं। लेकिन आपकी पार्टी, जरा मैं जानना चाहता हूं किन मुद्दों पर चुनाव वहां लड़ रही है। आप घोषणा पत्र मत गिनाइएगा, जरा कैंपेन में क्या मुद्दे हैं वहां पर, जो 2-3 प्रमुख मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, और तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस सरकार ने 5 साल तक इस हद तक करी कि उस तुष्टीकरण की आग में राजस्थान की जनता भुगतती रही। और मैं आपको याद दिलाना चाहूं, क्योंकि आपने कहा तुष्टीकरण, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं, तुष्टीकरण तो आपने कहा, मैंने तुष्टीकरण नहीं कहा। तुष्टीकरण तो आप ही का मुद्दा है। बात करी कांग्रेस ने, और इसकी
क्योंकि जो दर्द और दर्द था वो राजस्थान की जनता ने झेला है। आप खुद ही बहुत पहले कह चुके हैं कि किस प्रकार के मुद्दे रहे राजस्थान में, राजस्थान की जनता के बीच। और विकास के मुद्दों पे मैं आना चाहूंगी। मैं याद दिलाना चाहूंगी कि कांग्रेस सरकार में किस प्रकार से महिला अत्याचार राजस्थान में नंबर 1 रहा, महिला दुष्कर्म में राजस्थान नंबर 1 रहा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी विकास के मुद्दे से, क्योंकि हम इसको जोड़ रहे हैं, तो मैं याद दिलाना चाहूंगी कि किस प्रकार से इनकी जो 7 गारंटियां वो फेल रही, किस प्रकार से इन्होंने जब सत्ता में आने से पहले बहुत बड़ी बड़ी गारंटियां दी थी। इनके जो कांग्रेस के राजकुमार है वो बड़ी बड़ी गारंटियां देके गए थे कि किसान भाइयों 1 2 3 4 संपूर्ण कर्जा माफ। तो इनसे पूछिए कितने इन्होंने 5 साल में किसानों का कर्जा माफ किया। आपको मैं बताना चाहूंगी दुर्गेश जी कि यहां तक कि यह हद पार हो गई कि किसानों को आत्महत्याएं करनी पड़ी। 50 किसानों ने आत्महत्याएं की है राजस्थान में। उनकी 19,500 किसानों की जो जमीन है वो नीलाम हो गई। इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो आप देखिए इनसे पूछिए कितने प्रतिशत युवाओं को इन्होंने बेरोजगारों को इन्होंने बेरोजगारी भत्ता दी है। दिलाना चाहूंगी राजस्थान में बेरोजगारी की जो प्रतिशत दर है 32% है। बेरोजगारी में राजस्थान दूसरे नंबर पे खड़ा हुआ है। इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे महिलाओं से, माताओं से, बहनों से, सपने दिखा करके ये सत्ता में आए थे। लेकिन आपको बताऊंगी कि ये राजस्थान की पहली ऐसी अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार है जिसने महिला अत्याचार के मामले। मुझे लगता है एकता जी का संपर्क ही टूट गया। एकता जी बहुत मुझे लगता है रेप की घटनाएं होती है और इनके असंवेदनशील मंत्री ये बयान देते हैं राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है, और इनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि 56% रेप के जो मुकदमे हैं वो फर्जी साबित होते हैं। तो आप इनसे पूछिए क्या हुआ पेट्रोल और डीजल का। एकता जी एकता जी मैं आपकी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि आपने वो मूल मुद्दे रख दिए जो बीजेपी के हर नेता को रखने चाहिए थे। अगर यही मूल मुद्दे पूरे 4-5 साल से, जब से अशोक गहलोत सत्ता में आए थे, 1 साल मान लो उनको वक्त दे देते कि भाई चलो आप सत्ता को संभाल लो, 4 साल से अगर यही मूल मुद्दे जो एकता अग्रवाल आज मंथन कार्यक्रम में रख रही हैं, अगर आपका एक एक नेता रखा होता तो अशोक गहलोत आज चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं होते। आपको ना हनुमान जी की जरूरत पड़ती, ना राम मंदिर का बहुत बड़ा पोस्टर लगाने की जरूरत पड़ती, ना सांगानेरी गेट पर 2008 के बम विस्फोट को याद दिलाने की जरूरत पड़ती, ना आपको किसी हनुमान मंदिर के को जमींदोज करने के मुद्दे को उठाने की जरूरत पड़ती। मुझे लगता है इतने बढ़िया आपने मुद्दे उठा दिए कि पूरी सरकारी धराशायी है। विपक्ष में अग्रणी भूमिका निभाती आई है और जहां जहां जनता को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की जरूरत महसूस हुई है, वहां वहां हमने जाके सड़कों पे धरने प्रदर्शन किए हैं। स्थानीय नेतृत्व आपका रहा कहां? पूरे चुनाव में आपका स्थानीय नेतृत्व नहीं रहा, केंद्रीय नेतृत्व रहा है। स्थानीय नेतृत्व को कोई तवज्जो नहीं दी आप लोगों ने, और इसके उलट कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से क्षेत्रीय नेतृत्व पर खुद को निर्भर रखा। सरकार और सचिन पायलट आपसे गुटबाजी में इतने बिजी रहे कि 4.5 साल वो गुटबाजी में लगे रहे, और उनकी गुटबाजी तो सड़कों पर जाकर चलिए वो दिखेगा। अभी 25 तारीख को राजस्थान के जो सूधी वोटर हैं, 5,28,00,000 जो वोटर हैं, वो दोनों दलों को अपनी स्थितियां बता देंगे। उन पर भी लाठी चार्ज किया गया। लेकिन अशोक गहलोत और कांग्रेस सरकार धृतराष्ट्र की भांति, क्योंकि पुत्र मोह में कहना चाहूंगी, अपने अशोक गहलोत पुत्र मोह में धृतराष्ट्र की भांति आंखों पर पट्टी बांधे रहे। अच्छा, आप लोगों ने कितनी महिलाओं को टिकट दिया है जरा ये बता दीजिए हमको। अब महिला उत्पीड़न की बात से मैं सहमत हूं, बहुत महिलाओं का भयानक उत्पीड़न हुआ है, लेकिन राजनीतिक प्रक्रिया में मुख्य धारा में आपकी पार्टी ने कितनी महिलाओं को टिकट दिया है? मुझे लगता है एकता अग्रवाल को टिकट मिलना चाहिए था। आज एकता अग्रवाल मेरे साथ डिबेट में न बैठ के कहीं चुनाव की तैयारी कर रही होती, पोलिंग एजेंट बना रही होती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव ही महिलाओं के सशक्तिकरण की पक्षधर रही है, और मैं बहुत ही गर्व से कहना चाहती हूं क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी बोलती बहुत अच्छा है आप, बहुत अच्छा बोलती हैं आप, अपनी पार्टी का पक्ष बहुत अच्छी तरीके से रखती हैं आप। मैं पुनः प्रशंसा करता हूं आपकी। लाने का नैतिक साहस किसी में था और कोई लेकर आया तो हमारे देश के प्रधान। मैं आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, एकता जी आपको रोक रहा हूं, अब रीता चौधरी के पास जाता हूं। रीता चौधरी जी, एकता जी रोक रहा हूं। अब चूंकि काफी वक्त आपने ले लिया और लगभग आधे से ज्यादा वक्त बीत गया कार्यक्रम का, रीता चौधरी को ले रहा हूं चर्चा में। रीता जी, बहुत सारे मुद्दे इन्होंने गिनाए कि भाई आपकी सरकार तो बिल्कुल धराशायी है, कोई काम ही नहीं किया उसने,
और आप किस मुंह से वोट मांगने गई, क्या स्थिति होने वाली है। मैं तो अगर एकता जी की बात पर यकीन कर लूं तो मुझे लगता है कि मैं बहुत भयानक तस्वीर देख रहा हूं कांग्रेस की। मैं पहले इनकी इस बात का जवाब देना चाहूंगी, जिन्होंने जो बोला ये भारतीय जनता पार्टी नारी को सम्मान देती है। तो अभी आपके मोदी जी से कुछ ही किलोमीटर दूर पे हमारी पहलवान बेटियां बैठी हुई थी, बहुत सारे सबूत भी आ गए, सारी जांच भी आ गई है ना, जो भी पहलवान बेटियों के साथ हुआ। उस सांसद को आज तक उन्होंने अपने मंत्री को हटाया नहीं है वहां से, ठीक है। मोदी जी एक बार भी मिलने नहीं गए उन महिलाओं से, उन बेटियों से। ऊपर से क्या करते हैं, अपनी संसद का उद्घाटन कर रहे हैं, वहां पुलिस को भेज के और उनको खिचड़वा देते हैं। इसको कहती है सम्मान करते हैं इनके यहाँ। एमपी में एक लड़की 12 साल की लड़की को नंगा घुमाया जा रहा था, रेप के बाद में बिना कपड़े घूम रही थी वो, उसको इनकी पार्टी की सरकार है वहां पे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। नहीं, आपके यहाँ भी रेप हुआ है, आपके यहाँ बहुत भयानक रेप में नंबर 1 रहा राजस्थान, आपकी सरकार भी। सर मैं तो इनका भी गिनाना चाह रही हूँ ना। गिनाइए। मणिपुर में ऑटो को नंगा घुमाया जा रहा है, इनकी सरकार है ना। वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे आज तक इनसे राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। ऊपर से ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है सिर्फ वहीं घेर रहे हैं, वहीं आरोप मतलब क्राइम हो रहे हैं। यूपी में नहीं होते। यूपी में कितने सारे क्राइम हुए ऐसे जो मतलब लड़कियों के जो गवाह थे। यूपी के मुख्यमंत्री तो वहां घूम घूम कर कहते रहे, प्रधानमंत्री से ज्यादा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सभाएं की, वो कहते रहे अगर यूपी में होता तो मैं बुलडोजर से कुचल देता। कई सभाओं उन्होंने कहा है। सर बहुत सारे ऐसे केस, उनको क्यों नहीं कुचला? उनको क्यों जमानत दे दी गई? ठीक है, उन बेटियों की हत्या क्यों कर दी जाती है? एकता जी तो महिला है, तो इनको तो महिलाओं का दर्द समझना चाहिए। मैं पार्टी को विलोम नहीं करती, सही बातों को करती हूँ, समझे आप? तो ये नारी वाली बात तो बोलो मत ना। आपकी पार्टी से कितना महिलाओं को टिकट दिया गया? अगर नारी सम्मान को आप बात करती हैं तो कितने को दिया गया है? नहीं, एकता जी वो बात घुमा गई। अब आप अपनी पार्टी की बता दीजिए। हमारी पार्टी का देखिए, हमारी पार्टी तो जनता। मैं तो 2024 में उम्मीद कर रहा हूँ कि एकता जी लोकसभा का टिकट पाए। मेरी शुभकामनाएं हैं। हम भी इनको शुभकामनाएं देते हैं, इनको टिकट मिले, और जब ये जीते तो हम भी इनको फोन करके बधाई दें। पर हम ये कहना चाहेंगे, अशोक जी को 2-3 साल लगे अपनी सरकार को बचाने के लिए, वो भी जरूरी है। देखो उसमें सब सारी पार्टियों का साथ था, ऐसा नहीं है मतलब अशोक गहलोत जी के लिए ये सचिन पायलट ही चुनौती बन के खड़े थे, उनके पीछे भी बहुत सारे लोग थे। एक बात रमेश जी ने कही कि वो विधायकों के तुष्टीकरण में, एकता जी कह रहे हैं कि एक वर्ग के तुष्टीकरण में, लेकिन मैं कह रहा हूं बकौल रमेश सर्राफ जी कह रहे हैं कि विधायकों के तुष्टीकरण में वो कांग्रेस का मटिया मेट करवा दिया अशोक गहलोत ने। उसे दूसरी में कांग्रेस पार्टी से लोग नाराज नहीं, विधायकों से नाराज हैं। कोई नाराज नहीं है। अभी जो राजस्थान में वोट पड़ेंगी वो अशोक गहलोत जी के नाम से वोट पड़ेंगी, लोग उनसे खुश है। हाँ, उस क्षेत्र के कार्यकर्ता या जो भी विधायक है उससे नाराज हो सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँ मंदिर को लेके आलोक जी आ रहा हूँ। नहीं, मैं केवल एक आंकड़ा दूंगा, बहस चलने दीजिए जैसी चल रही है। ठीक है। जी बोलिए आलोक जी। बहुत सारी बात केवल मैं एक आंकड़ा ऐड कर रहा हूँ, आप बहस जैसी चल रही है वैसे चलने दीजिए जी। जैसे टोटल हमारे 5 राज्यों में 679 सीट्स हैं, ठीक है। इनमें राजस्थान में टोटल इन 679 में भाजपा ने केवल 80 सीट पर महिला प्रत्याशी खड़े किए हैं। ये बैठता है 12% से कम। कांग्रेस ने खड़े किए हैं केवल 74। और इसमें अगर हम लोग जिस चुनाव की आप बात कर रहे हैं राजस्थान, उसमें महिला को केवल 20 सीटों पर महिला प्रत्याशी खड़ी की गई हैं भाजपा की ओर से, और कांग्रेस की ओर से खड़ी की गई हैं 28 महिला प्रत्याशी। ये डाटा है आपका, आप बहस अपनी चलने दीजिए जैसी भी। ठीक है। आलोक जी ने बड़े दिलचस्प आंकड़े दे दिए हैं। ओवरऑल अगर देखें तो ओवरऑल चुनाव में देखें तो बीजेपी 6 सीटें ज्यादा महिलाओं को दे चुकी है। 80 बीजेपी ने लड़ाया है, 12% और 74 कांग्रेस ने। और इसी तरीके से राजस्थान में देखें तो कांग्रेस ने 28 महिलाओं को दिया है और बीजेपी ने 20 महिलाओं को दिया है। तो बहुत कोई कृपा तो दोनों दलों ने की नहीं महिलाओं पे, और कृपा की पात्र हैं भी नहीं। महिलाएं अपना हक और अधिकार लेती हैं। यहाँ दोनों महिला नेता हैं। मुझे लगता है इन सबको एक साथ एक हो जाना चाहिए। रमेश जी, ये सारे दल लॉलीपॉप देते रहते हैं। वो आधी आबादी, नारी शक्ति प्रणाम, ये सब पाखंड चलता रहता है। मैं बहुत आज ये आंकड़ा देख के मेरे अंदर बहुत अंदर से एक आक्रोश आ गया। आलोक जी ने जो आंकड़े दिए, मैं तो अभी ऐसे ही कह रहा था, सवाल पूछ रहा था अपनी बहनों से, लेकिन ये आंकड़ा आक्रोशित करने वाला है। आधी आबादी को नमन प्रणाम, 90 डिग्री में झुके जा रहे नेता बिल्कुल आधी आबादी के आगे, और दशा ये है आधी आबादी की। रमेश जी, भदौरिया जी ने जो आंकड़े दिए हैं वो वास्तव में ही चिंताजनक है। पार्टियां बात करती है 33% आरक्षण की, टिकट देती है 10%, 14%।
तो कहां से महिलाओं का सम्मान मिलेगा, कैसे महिलाएं राजनीति में आगे बढ़ेगी? ये तो बहुत ही सोचनीय और दयनीय स्थिति है। अभी भदौरिया जी ने एक बात और बताई थी कि भाजपा राजस्थान में 1 महीने पहले पूरी अग्रेसिव मूड में थी और जो 1 महीने का अभी जो समय निकला है उसमें वो कमजोरी महसूस कर रही है। जैसे मोदी जी ने अभी राजेश पायलट का प्रकरण छेड़ा। हाँ, ये जो 2-3 उद्धरण भदौरिया जी ने दिए कि उनको गुर्जर वोटरों के लिए राजेश पायलट का अपमान याद दिलाना पड़ा, सचिन पायलट का अपमान याद दिलाना पड़ा, इसका मतलब कि दाल गल नहीं रही है गुर्जर वोटों में। मैं आपको बताऊं कि भाजपा के अंदर संगठन में जो असली काम हुआ है वो पिछले 6 महीने में हुआ है जी। बाकी 4.5 साल का समय संगठन के नेताओं की आपसी लड़ाई में निपट गया है। अब मोदी जी को इसीलिए कमान संभालनी पड़ी और मोदी जी ने जब कमान संभाली उन्होंने देखा कि भाई बीजेपी कमजोरी में जा रही है तो वो छोटे छोटे इशू को बड़ा बना देते हैं। जैसे उन्होंने पेट्रोल डीजल को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। ये जनता को छूने वाला मुद्दा है और इससे लोगों को महसूस भी हो रहा है कि भाई हम लोग 12 रुपए महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में खरीद रहे हैं पड़ोस के राज्यों के बनस्पत। इसी तरह गुर्जर का मुद्दा है। राजस्थान में आपने 12% बताया, राजस्थान में 7-8% गुर्जर है और करीबन 30-40 सीटों को प्रभावित करते हैं। 8-9 गुर्जर विधायक हर बार जीतते हैं किसी भी दल के हो। अब की बार भी 9 विधायक वर्तमान में है। तो गुर्जरों का भी एक मुद्दा है, वो छूने वाला है। पिछली बार गुर्जरों ने खुलकर कांग्रेस को वोट दिया, बीजेपी का एक भी गुर्जर विधायक नहीं जीता क्योंकि सबको यह पता था सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन बन नहीं पाया। उसके बाद गुर्जरों में भी आक्रोश है तो मोदी जी ने उसको भी बुलाया है। बीजेपी नहीं है रमेश जी, मोदी जी राजस्थान में 12 रुपए महंगे पेट्रोल डीजल का रोना रो रहे हैं, लेकिन पूरे देश में कांग्रेस पार्टी लगातार बेनकाब कर रही है कि जो आपका एक तरीके से जो टैक्सेस थे वो टैक्सेस आपने 10 गुना कर दिए। जो 3 रुपया 20 पैसा टैक्स था वो 33 रुपया कर दिया आपने। तो खाली राजस्थानी थोड़ी देश में है, कहीं ना कहीं देखिए ये जनता है, ये सारी जगह देखेगी, ऐसा नहीं है। और 24 भी लड़ना है मोदी जी को। पहले अपना लाभ देखेगी कि हमें किससे लाभ मिलता है, उसके बाद दूसरी चीजें देखेगी। जनता हरियाणा के अंदर पेट्रोल ले रही है बॉर्डर पे, खाने पीने की चीजों पे जीएसटी लगाए जा रहे हैं, जनता के पेट से छीने जा रहे हैं। लगाना जीएसटी तो पेट्रोल पे लगाओ ना। एक एड ऑन और जी आलोक जी, मैं एक एड ऑन और करूंगा जी। अभी ये तेल के दाम यहाँ पर 2 दिन से जो बास्केट है ऑयल बास्केट की उसमें $4 पर बैरल गिर गया जी। अब भारत सरकार की जो नीति है, भारत की जो सरकार है उसकी जो नीति है उसमें ये है कि पेट्रोलियम पदार्थों के जो रेट है वो बाजार के हवाले है। अगर वो बाजार के हवाले है तो $4 तो अभी 48 घंटे भी नहीं हुआ, अभी केवल 36 घंटे के अंदर $4 गिर गया। तो भाई कम से कम 10-20 पैसे ही कम कर देते। अरे आलोक जी, राष्ट्र निर्माण कैसे होगा? अगर पैसे कम कर देंगे तो राष्ट्र निर्माण भी तो करना है, सड़क निर्माण करना है, राष्ट्र निर्माण करना है, सीमा पर सेना के लिए सड़क बनानी है, सब काम कैसे होगा आलोक जी? हम बताते हैं अगर पेट्रोल पे डीजल पे जीएसटी ले लेगा सरकार तो पेट्रोल आ जाएगा 75 और ये डीजल आ जाएगा 60 के आसपास। चलिए तो ये मुद्दा आलोक जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। रमेश जी ने बहुत सारी बातें बताई, क्या ये मुद्दे हो सकते हैं क्या वहां पर? क्या इन मुद्दों को देखकर, जैसे अभी कहा एक गुर्जर स्वाभिमान का मुद्दा उठाया उन्होंने, पेट्रोल डीजल के बाद की 12 रुपया महंगा अन्य राज्यों के मुकाबले, दिल्ली या जो आसपास के राज्य हैं वहां के मुकाबले, क्या इस तरीके के मुद्दे नरेंद्र मोदी को इतने छोटे मुद्दे क्यों उठाने पड़ रहे हैं? जरा इस पर प्रकाश डालिए आप। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अस्मिता का जो मुद्दा है वो अगर हिंदी पट्टी की अगर मैं देखा जाए तो हिंदी पट्टी में ये उतना चलता नहीं है जितना बंगाल में बंगाली अस्मिता चलता है, गुजरात में गुजराती अस्मिता चलता है, मराठी अस्मिता चलता है, दक्षिण में तमिल का चलता है, कर्नाटक का चलता है। उस तरीके से हिंदी पट्टी में वो गुर्जरों की बात, वो भले वो राजेश पायलट की सजा सचिन पायलट को देने की बात करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह भावनात्मक मुद्दा उतना जोर पकड़ पा रहा है इस समय तक। अब जहां तक बात है कि ध्रुवीकरण की है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नई चीज नहीं है। विकास से शुरू होकर ध्रुवीकरण उनके आखिरी 6-7 दिनों में आ जाता है, चाहे वो कर्नाटक हो, किसी भी कहीं का भी चुनाव हो। सारा पैटर्न, पूरे चुनाव इलेक्शन का पैटर्न मुझे लगता है उसी सेट पैटर्न पर वो चुनाव लड़ते हैं, सफलता भी मिलती है, असफल भी होते हैं, लेकिन पैटर्न उन्होंने नहीं बदला। ये कहा जा रहा था कि इन 5 राज्यों में कुछ पैटर्न बदला नजर आएगा। बहुत सारे लोगों ने, संघ ने भी कहा था, हम लोगों ने बहुत बार चर्चा की कि मोदी का चेहरा बदला जाना चाहिए या मोदी का चेहरे का कम इस्तेमाल करें, लेकिन ये सारी चीजें नहीं, वो मोदी के चेहरे पर ही डिपेंड है।
बिल्कुल। और एक चीज और, इसमें से एक चीज की और एंट्री कर लीजिए, इसमें ईडी और सीबीआई की भी आजकल एंट्री होती है। वो जैसी चुनाव की घोषणा होती है उसके बाद में ईडी की भी एंट्री होती है। और ईडी की कन्विक्शन रेट का क्या हाल है ये सारे के सारे हाँ, लोग अशोक समझते गहलोत कह रहे हैं कि भाई जितनी छापेमारी की है उसका रिएक्शन आपको मिलेगा। और राजस्थान चुनाव के दौरान ही जो यंग इंडिया की संपत्ति थी, जो हेराल्ड वाले मामले में, वो भी जब्त हो गई, बहुत सारे कार्रवाई हुई हैं। तो दोनों तरफ से ईडी को लेकर मैसेजिंग हुई है। बालक नाथ जी का भी तो आया है ना, उनका क्यों नहीं हो रहा? उनकी मतलब कोई आलोक जी, कोई क्यों नहीं? मुझे एक ऐसा लगता है कि विमर्श में ये सब चीजें नहीं है। विमर्श जो चुनाव का है, जिसके आधार पर राजस्थान में वोट पड़ेंगे, वो ये है कि संगठनात्मक स्तर पर कौन कितना ये परसों मतदाताओं को निकाल ले जाता है। ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और इसमें मेरे को एक चुनाव आयोग की एक बात मेरे को अभी तक नहीं समझ में आई है, मतलब या मैं उसको समझने की स्थिति में नहीं हूं कि आपने 1 घंटे, आपने आज चुनाव प्रचार के लिए 1 घंटा क्यों अतिरिक्त दिया? किस खुशी में दिया? क्या आपको कोई सपना आया था कि 1 घंटा एक्स्ट्रा देंगे? क्यों दिया आपने? आखिर ऐसा क्या हो जाता अगर वो हमेशा की तरह अगर 5 बजे अगर चुनाव प्रचार खत्म हो जाता, आपने 6 बजे क्यों किया? मतलब क्यों? लॉजिक क्या है भाई? आप संवैधानिक संस्था है, ठीक है, संवैधानिक संस्था है, तो 6 बजे क्यों किया? रात के 10 बजे तक आप चलाते, रात के 12 बजे तक चलाते, अगर आपको अपनी मनमर्जी करनी है तो। मतलब 70 सालों से 75 सालों से वो 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाता है, आज आपने राजस्थान में 1 घंटे बढ़ा दिए। क्यों बढ़ा दिया भाई? तो सवाल यह है कि आप ये देखिए कि प्रशासन किस तरीके से लगा हुआ है। सेंट्रल एजेंसी, मैं तो उसको एजेंसी बोलूंगा, हालांकि वो संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। उसको अब मैं एजेंसी में कहने के लिए बाध्य हो रहा हूं इस घटनाक्रम के बाद में। आप क्यों? आपने चुनाव आयोग के लिए आप नोटिस दे रहे हैं, राहुल गांधी को आपने नोटिस दे दिया, 25 तारीख को ही आपको जवाब देना है। मूर्खों का सरदार कितनी बड़ी संसदीय चीज है, उसके लिए कोई नोटिस नहीं आया। अगर मूर्खों का सरदार इतना ही अच्छा है तो हम दूसरे के लिए भी बोले, हम आप बोले अरे दुर्गेश जी आप मूर्खों के सरदार है, आप मेरे को बोलिए आलोक जी आप मूर्खों के सरदार है, हम एकता जी को बोले साढ़ अशोक गहलोत साढ़ है। क्या मतलब है इन चीजों पर? क्या ये बहुत अच्छी चीज है? अगर ये अच्छी चीज, अगर एकता अग्रवाल जी को बड़ा अच्छा लगता है कि मूर्खों की सरदारनी बोलने से वो खुश होते हैं, दुर्गेश जी खुश होते हैं, आलोक भदौरिया खुश होते हैं कि मूर्खों के सरदार बोलने से, तो भाई फिर तो विमर्श भी तो बहस ही बेकार है, कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपको सपोर्ट करती है, मैं कांग्रेस को सपोर्ट। रीता जी कुछ कह रही है, रीता जी जो कुछ कह रही हो कंप्लीट करिए, बोलिए। हम एकता जी से पूछना चाह रहे हैं, जैसे बीजेपी को सपोर्ट करती है जनता, वैसे ही कांग्रेस को सपोर्ट करती है। जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता वैसे ही इसके भी हैं, नेता उनके भी उनके भी। तो क्या कांग्रेस के जितने भी नेता वो सारे मूर्ख हैं? उनके राहुल जी सरदार हो गए? ये कितनी गलत बात है, कितनी बड़ी बात बोली गई है। उसमें बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी होंगे जो रिटायरमेंट होंगे, IAS से RF से होंगे ना, इतने सारे लोग, आर्मी वाले भी होंगे। तो उसमें अब जिसमें एक ठीक है, मैं एकता जी से जवाब ले लेता हूँ। एकता जी इसका जवाब दे दीजिए, लेकिन संक्षिप्त। देखिए, इस तरह के विवाद में ना जाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि आपके राहुल गांधी कितने विवादास्पद बयान देते हैं और किस प्रकार की उनकी जनरल नॉलेज है वो सबने देखा। वो समय समय पर किस तरह की बातें करते हैं। और आप ये बताइए, आप बातें कर रही हैं इस बात के बयान को लेकर के, आप मुझसे प्रश्न पूछ रही हैं। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से इस तरह के किसी भी बयान का पक्ष नहीं रखती हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब पूरा देश देशभक्ति के जुनून में झूम रहा हो, भारत का प्रत्येक बच्चा ये चाहता हो कि भारत आज विश्व कप जीत के आए क्रिकेट फाइनल में, उस वक्त क्या हमारे देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री, जिसको सैकड़ों लोगों ने आशीर्वाद दिया हो, उसको कनौती करार देना और बयान देना, ये कहां तक मर्यादित टिप्पणी है? मुझे आप इसका जवाब दे दीजिए। और राहुल गांधी का नाम तो लिया नहीं, राहुल जी आए हैं, उससे हमको जवाब देने की जरूरत नहीं है। ये जो सरदार वाली बात है, ये राजस्थान का ही नहीं, भारत का बच्चा बताता है कि किस प्रकार की उनकी जनरल नॉलेज है और किस प्रकार के उनके भाई बहनों की नॉलेज है। उनकी बहन बातें करती है, बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन उनको ये नहीं पता, राम राज्य की बात करती है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि राम जी ने कितने वर्ष का वनवास काटा था। और कभी उनका मीम्स आता है GST का, कभी वो वैट की बातें करते हैं राहुल गांधी, कभी किलोमीटर, कभी चलिए छोड़ दीजिए, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को छोड़ दीजिए। अब दोनों लोग राजस्थान से निकल चुके हैं, अपने अपने धाम को वो लोग जा चुके हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, एकता जी छोड़ दीजिए, अब हो गया, छोड़ दीजिए उस मसले को, अब छोड़ दीजिए। एक आपने जवाब दे दिया, उन्होंने सवाल पूछ लिया। राजस्थान की जनता आपको क्यों वोट दे? आप 4 साल तक आराम से, आपकी पार्टी, आपके नेता एक दूसरे की टांग खींचते रहे,
आपको वोट क्यों दे? सीधा सवाल, कट टू कट, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है और सारे लोगों को मुझे लेना है। एकता अग्रवाल। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल तक जिस प्रकार से विपक्ष को घेरा और 9.5 साल तक जिस प्रकार का केंद्र ने हम भारत को शासन दिया है, जिस प्रकार से हमने अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति की प्रॉब्लम को समझते हुए उसको समाधान देने का काम किया है। मैं बहुत सारी योजनाएं गिनाना चाहूंगी क्योंकि मैं मातृशक्ति से आती हूं। मैं कहना चाहूंगी महिलाओं के दर्द को समझते हुए उज्ज्वला देने का काम किया, शौचालय देने का काम किया और धर्म के आधार पर भेदभाव न करते हुए मुझे कंप्लीट कर दीजिए। रीता जी बोलने दीजिए, उनको कंप्लीट कर ले दीजिए जल्दी से, मेरे पास सब ज्यादा वक्त नहीं है। हमने युवाओं के लिए रोजगार लाने का काम किया और महिला सशक्तिकरण का जो बिल था वो भी लाने का काम किया। ऐसे बहुत सारे अनगिनत जो हमने वादे किए थे उनको इरादों के साथ पूरा किया। ये हमसे पूछते थे राम मंदिर कब बनाएंगे, तिथि कब बताएंगे। राम मंदिर भी बन गया है और 22 तारीख को तिथि भी आ जाएगी। हमने कहा था 1951 में कि हम धारा 370 लाएंगे और एक देश एक संविधान लाएंगे, वो भी हमने करके दिखाया। तो यानी कि मोदी है तो मुमकिन है, ये सब मानते हैं। ठीक बात है, मतलब कोई आपके राजस्थान कोई चेहरा नहीं है, मोदी जी की जरूरत हर जगह बुला लोगे आप। मंशा क्या है? हम राजस्थान में आए और वोट मांग रहे हैं। ठीक है, मैं एक छोटी सी टिप्पणी रीता जी से लूंगी। रीता जी एक छोटी सी टिप्पणी, बस फिर मैं कार्यक्रम खत्म करूंगा। हमें वोट देना चाहिए क्योंकि हम गरीब से गरीब इंसान के लिए चिरंजीवी योजना के अंदर एक इलाज की सुविधाएं दी है। शिक्षा को लेकर काम किया जा रहा है। अशोक गहलोत जी या कांग्रेस सरकार काम करती है स्वास्थ्य पे और रोजगार पे, जो दोनों चीजें बहुत जरूरी है। राम जी अच्छी बात है, मंदिर को मानो, पर मंदिर से ये धर्म से लोगों के घर नहीं चलते। धर्म से घर चलते हैं पंडितों के, पुजारी को, हमारे नहीं चलते। आम जनता घर किससे चलता है? रोजगार। पंडितों पुजारियों को इंसान नहीं मानते हैं तो राम मंदिर में इतना पैसा। अरे मत घेरिए भाई, एकता अग्रवाल ये मत घेरिए, वो जनरल बात कर रही है, उसको घेरिए नहीं। आप लोग बीजेपी की बड़ी अच्छी ट्रेनिंग है कि आप लोग तुरंत पकड़ते हो, कांग्रेसियों को ऐसी ट्रेनिंग नहीं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ये कहते महिला सम्मान का, इन्होंने वसुंधरा जी को साइड कर दिया, किनारे कर दिया। कोई चेहरा ही नहीं है इनके पास में। क्यों चेहरा नहीं है? चलिए ठीक है। अब एक छोटी सी टिप्पणी में जाऊंगा रमेश जी के पास। रमेश जी, आप आज की डेट में अगर आपसे पूछा जाए तो क्या दोनों दलों की क्या स्थिति है? बीजेपी को एज है, कांग्रेस को एज है, या बहुत कांटे का मुकाबला है, क्या कहेंगे? एक तो मैं आलोक जी को बताना चाहता हूं कि राजस्थान में जो मतदान होगा अब की बार 6 बजे की बजाय शाम को 7 बजे तक है मतदान का समय बढ़ाया गया है शाम को। नहीं, मैंने प्रचार की भी बात की थी अभी आज। हाँ, नहीं वही प्रचार की तो उसी के हिसाब से वो 48 घंटे पहले बंद होता है। पहले 6 बजे तक मतदान होता था तो 5 बजे बंद होता था। अब की बार मतदान 7 बजे समाप्त होगा शाम को, इसलिए 6 बजे प्रचार समाप्त हुआ है। और आपने जो पूछा राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति यदि कांग्रेस के अंदर सचिन पायलट और गहलोत मिलकर वास्तव में चुनाव लड़ते तो उनको कोई हराने वाला नहीं था। अरे छोड़िए, अब है क्या वो बताइए आप। वो तो हो गया, अब कुछ नहीं होना है। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी आगे है। आगे आलोक जी एक अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम की। मेरे को लग रहा है कि वसुंधरा राजे की भूमिका पर एक नजर रखनी होगी, क्योंकि मेरा मानना है कि वो 100% वो नहीं दे रही हैं, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। ऐसी स्थिति में भाजपा के लिए सत्ता में वापसी थोड़ी कठिन होगी। हाँ, एज है, उसको एडवांटेजेस पोजीशन में है। बहुत शुक्रिया आलोक भदौरिया जी, बहुत शुक्रिया। रमेश सराफ धमेरा जी आपका शुक्रिया। एकता अग्रवाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रीता चौधरी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। नटसेल में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन अंत में फिर मंथन का सार यही निकला कि बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व का ही सहारा है। मुद्दे उसके हैं, उसने उठाए भी हैं। नरेंद्र मोदी ने भी कुछ स्थानीय मुद्दे उठाए हैं, जातिगत मुद्दे उठाए हैं, गुर्जर स्वाभिमान की बात की है, पेट्रोल डीजल की बात की है। लेकिन जो उनका मुख्य हथियार है वो राम मंदिर का निर्माण है, तुष्टीकरण है और भ्रष्टाचार है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।